ब्रह्मांड। सच में जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अनगिनत रहस्य और रोमांच घूमने लगते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार कॉस्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम विशाल आकाशगंगाओं और सुपर क्लस्टर्स की असीम दूरियों से अपनी शुरुआत करेंगे और फिर अंतरिक्ष की गहराइयों से होते हुए एकदम जूम इन करके सीधे अपने सौरमंडल के चट्टानी ग्रहों तक पहुंचेंगे। यकीन मानिए, चीजों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए जल्दी से आज के सफर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम आकाशगंगाओं के मैक्रो व्यू से शुरुआत करेंगे, तारों के जन्म और मृत्यु की कहानी समझेंगे, फिर रात के आसमान का नक्शा देखेंगे और आखिर में सौरमंडल के जन्म से होते हुए सूर्य और अपने चट्टानी पड़ोसी ग्रहों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं मैक्रो व्यू, यानी हमारा पूरा ब्रह्मांड जो एडविन हबल के अनुसार लगातार फैल रहा है और इसमें मौजूद हमारी विशाल आकाशगंगाएं। इससे समझने पर यह बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट होता है कि हमारी आकाशगंगा इस अनंत अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेली नहीं है। देखिए, 3 आकाशगंगाओं के एक बड़े समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है उसमें 3 प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। हमारी अपनी मिल्की वे यानी मंदाकिनी, दूसरी है NGC M33 और तीसरी है एंड्रोमेडा। और पता है एंड्रोमेडा हमसे कितनी दूर है? पूरे 2.2 मिलियन यानी 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर। बस कल्पना करके देखिए इस दूरी की। अच्छा, अब अपनी मिल्की वे को ही ले लीजिए। इसका आकार बिल्कुल एक स्पाइरल या भंवर की तरह है और इसमें तारों का जीवन चक्र सच में एक अद्भुत यात्रा है। होता क्या है कि नए तारे इस स्पाइरल की बिल्कुल बाहरी भुजाओं पर जन्म लेते हैं। फिर जैसे जैसे ये तारे बूढ़े होते जाते हैं, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसकने लगते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एकदम केंद्र में पहुंच जाते हैं। इस केंद्र को बल्ज कहा जाता है और हाँ, इसी रहस्यमयी बल्ज के ठीक बीचों बीच अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले विशालकाय ब्लैक होल छिपे होते हैं। अब इस पूरे पैमाने की विशालता को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 25 करोड़ साल। हमारा सूर्य 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। इतनी तेज गति होने के बावजूद उसे सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में पूरे 25 करोड़ साल लग जाते हैं। खगोल विज्ञान में इसी लंबी अवधि को हम कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। चलिए अब इस मैक्रो स्केल से थोड़ा और जूम इन करते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, एक तारे का जन्म और इसकी मृत्यु का सफर। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये तारे बनते कैसे हैं। शुरुआत में तो ये सिर्फ बिखरी हुई गैस के बादल होते हैं, लेकिन जब ये गैसें एक दूसरे के करीब आती हैं तो एक घना बादल बन जाता है जिसे नेब्यूला कहते हैं। बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है और तारा प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। एक और मजेदार बात, तारों का रंग उनकी उम्र बताता है। नीले और सफेद रंग के तारे एकदम युवा और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। नारंगी तारे अधेड़ उम्र के होते हैं और अगर कोई तारा लाल दिख रहा है तो समझ लीजिए वो बूढ़ा हो चुका है। इसे रेड जाइंट कहते हैं, जिसका तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक रेड जाइंट बनने के बाद उस तारे का क्या होता है, इसका फैसला एक बहुत ही खास गणितीय नियम से होता है जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ये बाउंड्री सूर्य के द्रव्यमान का ठीक 1.44 गुना है और इस कमाल की खोज के लिए एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कुल मिलाकर यही वो गणितीय सीमा है जो तय करती है कि तारे की आखिरी मंजिल क्या होगी। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर उस रेड जाइंट का द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना से कम है तो वो सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन बन जाएगा। इसे आप एक फॉसिल तारा भी कह सकते हैं जो बाद में चमकना बंद करके ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन अगर तारे का द्रव्यमान इस लिमिट से ज्यादा है तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तब होता है एक भयंकर धमाका जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद वो या तो एक बहुत ही घने न्यूट्रॉन तारे, पल्सर या क्वासर में बदल जाएगा या फिर एक ब्लैक होल बन जाएगा। एक ऐसा ब्लैक होल जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल से निकलकर अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, रात के आसमान का नक्शा यानी कॉन्स्टेलेशंस। जब भी इंसानों ने आसमान की तरफ देखा तो उन तारों में अलग अलग आकृतियां ढूंढने की कोशिश की। इन्हीं समूहों को आज हम 89 तारामंडलों और 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। ये सिर्फ दिलचस्प आकृतियां नहीं हैं, सदियों से इनका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए होता आया है। उदाहरण के लिए ओरियन यानी शिकारी तारामंडल को ले लीजिए। इसके जरिए हम सिरीज को खोज सकते हैं जो आसमान का सबसे चमकीला तारा है। इसी तरह उर्सा मेजर और माइनर ये दोनों ध्रुव तारे को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं।
और जैसा कि हम जानते हैं, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, जिसने न जाने कितने प्राचीन यात्रियों को सही रास्ता दिखाया है। तो तारामंडलों की सैर के बाद अब बारी है सेक्शन 4 की। हमारे अपने सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इस पर वैज्ञानिकों के बीच दशकों तक गर्मागर्म बहस चलती रही। शुरुआत में मोनोस्टार यानी एक तारा सिद्धांत आए, जैसे कांट और लाप्लास की नेबुला थ्योरी। फिर डुअल स्टार यानी द्वैत तारा सिद्धांत आए। लेकिन जानते हैं क्या, इन सभी को आखिर में खारिज कर दिया गया। कारण बड़ा सीधा था, हमारे ग्रहों की बनावट सूर्य की बनावट से बिल्कुल अलग है। इसके बाद लिलेटन नाम के एक वैज्ञानिक ने डबल स्टार थ्योरी दी, और आज इसी को सबसे ज्यादा सही माना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक शुरुआत में सूर्य अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 और तारे थे। फिर उन 2 में से एक तारे में बहुत भयानक विस्फोट हुआ, और उसी धमाके के मलबे से धीरे धीरे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो दूसरा तारा था, वो सिकुड़कर एक ब्लैक होल में बदल गया। यानी हमारे ग्रहों को बनने के लिए सूर्य से बिल्कुल अलग एक महाविस्फोट की जरूरत थी। चलिए अब सेक्शन 5 पर चलते हैं। हमारा अपना तारा, जिसने इस पूरे सौरमंडल को बांध रखा है। सूर्य की संरचना। हमारा सूर्य करीब 15 अरब साल पुराना है और फिलहाल अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। इसके आकार के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है, मतलब 109 पृथ्वियां एक लाइन में खड़ी कर दें। इसका वजन पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण 28 गुना अधिक। मुख्य रूप से ये 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। और एक दिलचस्प फैक्ट, ये अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आइए देखते हैं कि ये अंदर से बाहर की तरफ कैसे बना है। सबसे कोर यानी एकदम बीच में तापमान है 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहीं हाइड्रोजन हीलियम में लगातार बदल रही है। इसके ठीक बाहर है रेडिएटिव जोन, जहां से एक्सरे, फोटॉन और गामा किरणें निकलती हैं। और उसके भी बाहर है कन्वेक्टिव जोन, जहां हाइड्रोजन के सेल्स इस ऊर्जा को सतह तक ले जाने का काम करते हैं। अब यहां एक बहुत ही शानदार सवाल सामने आता है, ये 11 साल का 16 साइकिल आखिर क्या होता है और सूर्य की ऊर्जा बाहर कैसे आती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जब सूर्य के कोर में हद से ज्यादा ऊर्जा बन जाती है तो वो सोलर फ्लेयर या सौर ज्वालाओं के रूप में फूटकर सौरमंडल में फैल जाती है। लेकिन जिन ज्वालाओं का तापमान थोड़ा कम होता है, करीब 4000 डिग्री, उन्हें सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वापस खींच लेता है। जब ये ठंडे हिस्से सतह पर लौटते हैं तो काले धब्बों की तरह दिखते हैं, जिन्हें सनस्पॉट्स कहते हैं। ये पूरा चक्र 11 साल का होता है। और सबसे रोमांचक बात, जब ये भागती हुई सोलर फ्लेयर्स हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं तो न सिर्फ हमारे संचार सिग्नल्स में गड़बड़ी पैदा करती हैं, बल्कि ध्रुवों के आसमान में जादुई रंगीन रोशनी भी बिखेर देती हैं, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। सूर्य के तापमान की बात करें तो एक चीज और है जो सच में हैरान करने वाली है। सूर्य की जो सतह हमें दिखती है यानी फोटोस्फीयर, उसका तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन उसके बाहर का वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, उसका तापमान अचानक बढ़कर 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना? बिल्कुल अजीब बात। खैर, सूर्य की इस भयंकर गर्मी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी इस ब्रह्मांडी यात्रा के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, हमारे चट्टानी पड़ोसी यानी आंतरिक ग्रह। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों को 2 बहुत ही अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले हैं हमारे आंतरिक या टेरेस्ट्रियल ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये भारी हैं, चट्टानों से बने हैं और इनके चंद्रमा बहुत कम हैं। दूसरी तरफ हैं बाहरी या जोवियन ग्रह, जैसे बृहस्पति और शनि, जो बहुत विशाल हैं और गैस से बने हैं। और प्लूटो, बेचारे प्लूटो को 2006 में साइज और कक्षा की वजह से ग्रहों की लिस्ट से बाहर करके ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया और अब उसे 134340 नंबर से जाना जाता है। अगर हम बुध और शुक्र को करीब से देखें तो वहां का माहौल सच में जानलेवा है। बुध के पास तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए दिन में तापमान 420 डिग्री तक भड़क जाता है और रात होते ही -180 डिग्री तक जम जाता है। वहीं शुक्र ग्रह घने सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से ढका है, जो उसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाते हैं। और शुक्र के बारे में सबसे अजीब बात क्या है? ये उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम। वहां सूरज पश्चिम में उगता है और वो इतना धीमा घूमता है कि वहां का एक दिन उसके 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। तो इस पूरे कॉस्मिक जूम के बाद जरा सोचिए,
फटते हुए तारों, ब्लैक होल्स और 420 डिग्री में झुलसते चट्टानी ग्रहों से भरे इस अनंत और खतरनाक ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का ये नाजुक सा गोल्डीलॉक्स जोन कितना दुर्लभ है। एक ऐसी जगह जहां तापमान एकदम परफेक्ट है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बस जीवन पनपने के लिए बिल्कुल सही। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ब्रह्मांड की इस विशालता को देखकर आपको भी कुछ नया सोचने का मौका जरूर मिला होगा।